नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कोर सेक्टर ग्रोथ को तगड़ा झटका, 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। अक्टूबर में 8 कोर सेक्टर ग्रोथ 3.3% से घटकर 0%। कोल, नेचुरल गैस, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में गिरावट। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और लेबर संगठनों ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक। एफएम को बजट पर दिए सुझाव। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद। निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोजिंग। मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसला। डिफेंस, आईटी, एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद। दिवालिया हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के होम बायर्स के लिए राहत की खबर। रेजोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान होम बायर्स के क्लेम को किया जा सकता है शामिल। घर नहीं मिला तो पैसे वापस दिलवाने की कोशिश। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 26 मंत्रियों ने समूह में ली शपथ। अनुभवी प्रशासक बताते हुए पीएम मोदी ने दी नीतीश को बधाई। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने डिप्टी सीएम। गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट की सलाह। कहा, बिलों पर अनिश्चित काल के लिए नहीं बैठ सकते गवर्नर। 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही सक्रिय हुए साइबर ठग। लोगों को कॉल करके वोट काटने की धमकी, ओटीपी लेकर फ्रॉड कर रहे साइबर ठग। दिल्ली में 16 साल के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में टीचर्स पर लगाए आरोप। न्याय की गुहार लगाते हुए अभिभावकों का स्कूल के बाहर प्रदर्शन। इकोनॉमी के मोर्चे पर बुरी खबर आई है। 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ 3.3% से घटकर 0% यानी फ्लैट रही है। इस दौरान कोल प्रोडक्शन ग्रोथ -1.2% से घटकर -8.5% हो गई है। वहीं नेचुरल गैस प्रोडक्शन ग्रोथ भी -5% पर पहुंच गई है। स्टील प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ये 14.4% से घटकर 6.7% पर पहुंच गया है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 3.1% से घटकर -7.6% पर पहुंच गया है। हालांकि क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और सीमेंट प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दिखी है। प्री बजट की अगर बात करें तो प्री बजट कंसल्टेशन में आज पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अलावा लेबर संगठनों ने भी प्रतिनिधियों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रतिनिधियों ने क्या डिमांड रखी है? जी, कुल मिला के 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी की विश लिस्ट में थी। जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो काफ़ी लंबे समय से इनकी डिमांड रही है कि टूरिज्म को और हॉस्पिटैलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। इंडस्ट्री का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें जो फाइनेंसिंग है वो आसान हो पाएगी। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया वो था कि आसपास के जो देश हैं, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं या फिर वियतनाम, कंबोडिया या फिर थाईलैंड जैसे देश हैं, यहाँ जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें भारत को कैचअप करने की ज़रूरत है और इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो वीज़ा रिफॉर्म्स हो और साथ ही एक मिशन, जिस तरह से इनक्रेडिबल इंडिया का मिशन था वैसे ही एक ग्लोबल मिशन चलाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो ग्लोबल पर्यटक हैं वो भारत में आए। एक मुद्दा जीएसटी को लेकर रखा गया। कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत थी, खासतौर पे उन कमरों के लिए, होटल के कमरों के लिए जो कि 7,500 रुपये से जो कम के हैं। उनमें कुछ लोगों को अभी भी नोटिस आ रहे हैं। 5% का स्लैब है, उसके बावजूद जो है हायर स्लैब के लिए नोटिस आ रहे हैं। तो उस पर एक क्लैरिटी की मांग की गई। हालांकि ये जीएसटी काउंसिल का मुद्दा है, लेकिन सरकार के संज्ञान में से जो है डाला गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर चर्चा हुई वो थी मेडिकल टूरिज्म को लेकर, और इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि सिर्फ इस मीटिंग में हॉस्पिटैलिटी के लोग नहीं थे, बल्कि अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से और मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से भी आया गया। और चर्चा हुई कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है भारत में, जिससे मेडिकल टूरिज्म का एक हब बनाया जा सके भारत को। रोहन, और साथ में ही लेबर संगठनों ने भी क्या सुझाव दिए हैं इस पूरे मामले पर?
जी, तमाम जो लेबर संगठन है वो एक और जो बैठक हुई, जो प्री बजट कंसल्टेशन हुआ, उसमें शामिल हुए और 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पे उन्होंने अपनी बात रखी। जो पहली बात रखी गई, जो उनसे राय मांगी गई कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी चीज़ जो लेबर यूनियंस की तरफ से कही गई कि सोशल सिक्योरिटी का जो दायरा है अभी रखा गया है, कई सारे काम हुए हैं, लेकिन इस दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही जो तीसरी बात रखी गई कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ के वर्कर्स को अभी भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए किसी न किसी तरह की लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। साथ ही सरकार की तरफ से इनपुट्स लिए गए कि जो आर्थिक रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जो लेबर से जुड़े रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उसमें और कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, तो इस पे तमाम जो अलग अलग यूनियन थे उन्होंने अपनी बात रखी। रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। दिवालिया हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के होम बायर्स के लिए राहत की खबर है। रिजोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान अब सभी होम बायर्स के क्लेम को शामिल किया जा सकता है ताकि जिन्हें घर नहीं मिल सका उन्हें उनका पैसा वापस मिल सके। पूरी डिटेल्स लेते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, होम बायर्स का अटका पैसा उन्हें कैसे वापस मिल सकता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन्होंने होम बायर्स के हक में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 3 अहम सुझाव दिए हैं, प्रपोजल दिया है। पहला ये कि जितने भी अलॉटीज हैं, होम बायर्स हैं, उनके सभी डिटेल को शामिल किया जाएगा रिजोल्यूशन प्रोसेस में, चाहे उन्होंने क्लेम किया भी हो या ना किया हो। दूसरा जो कहा है कि प्रोसेस में, यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम उन्होंने कहा है कि ऐसे में जब लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, उनको ये रीजन बताना पड़ेगा मैंडेटरीली कि वो लिक्विडेशन में क्यों जा रहे हैं, ताकि होम बायर्स को उनका घर मिल सके, लिक्विडेशन में प्रोजेक्ट न जाए। तो ऐसे में ये 3 अहम सुझाव दिए हैं और आने वाले दिनों में इसमें सहमति बनेगी और हो सकता है कि आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड है उसके तहत जब रिजोल्यूशन हो तो होम बायर्स को ज्यादा प्राथमिकता मिले। अभी तक जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, उनको ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, उनकी ज्यादा चलती है, लेकिन अब होम बायर्स के सभी डिटेल्स और क्लेम को भी इस रिजोल्यूशन प्रोसेस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी पर। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, लेकिन एसआईआर के नाम पर साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। लोगों को कॉल करके वोट काटने की धमकी देकर फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसे में आप कैसे इसका सामना करें, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। इस वक्त 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत तेजी से चल रहा है। बूथ लेवल के अधिकारी लोगों के घर पर पहुंच रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन इस बीच इसको लेकर के साइबर फ्रॉड जो करने वाले हैं वो भी काफी तेजी से एक्टिव हो गए हैं। लोगों को फोन किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने दस्तावेज भेज दीजिए, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आप ओटीपी देंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस मोबाइल के जरिए बिल्कुल नहीं की जा रही है। इसके अलावा लोगों के मोबाइल पर एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म भी भेजा जा रहा है, लेकिन वो फॉर्म एपीके फाइल हो सकता है। अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपका मोबाइल पूरी तरह से हैक हो जाएगा, आपकी सारी जानकारी जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं उनके पास पहुंच जाएगी और आपका बैंक अकाउंट भी इसके जरिए खाली हो सकता है। तो आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है। बूथ लेवल के अधिकारी आपके घर पर आएंगे, बाकायदा आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे और उसकी रिसिप्ट भी आपको देंगे। आपको उसकी पूरी तरह से जांच करनी है कि ये सही अधिकारी आपके घर पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। आप उसकी आईडी भी चेक कर सकते हैं। तो आपकी कुछ सावधानियां आपको ठगे जाने से बचा सकती हैं। अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के 14 सवालों के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। हालांकि गवर्नर बिलों पर अनिश्चित काल के लिए नहीं बैठ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे असीम मनचंदा। तमिलनाडु सरकार ने कुछ बिलों को पारित किया था, लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर ने इनको मंजूरी नहीं दी थी और इनको होल्ड पर रख लिया था। इस मामले को लेकर के तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल बिलों को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। अगर 3 महीने के अंदर मंजूरी नहीं मिलती है तो बिलों को ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाएगा। इसके बाद जो राष्ट्रपति है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का रेफरेंस भेजा और कहा कि इसमें
व राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह राष्ट्रपति को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय नहीं कर सकता है और बिलों को ऑटोमेटिकली पारित नहीं माना जा सकता है। महज कुछ ऐसे चुनिंदा मामले हैं जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि उन बिलों को मंजूरी दे, लेकिन बिलों को ऑटोमेटिकली पारित नहीं माना जाएगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई समय सीमा तय कर सकता है। अब बात बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की नई सरकार के मंत्रियों ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ली। इसी के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देश के इकलौते नेता बन गए हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। महिला वोटरों के समर्थन से बनी नई सरकार में 3 महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली है। मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से 14, जेडीयू से 9, एलजेपी रामविलास से 2 और हम और आरएलएम से 1-1 सदस्य को जगह मिली है। जातिगत समीकरण देखें तो अगड़ों को 8, पिछड़ों को और अति पिछड़ों को मिलाकर 13, दलितों को 5 और मुस्लिम को 1 सीट मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि एक शानदार टीम है जिसमें समर्पित नेता है जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार ने कहा है कि बिहार में एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति विश्वास है। यह सरकार बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं। पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया। हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया। उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है और अब बंगाल की बारी है। बिहार में सरकार बनी है, बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है, भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। वहीं साथ ही में एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि नई सरकार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ काम करेगी। उन्होंने इस मौके पर अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान को भी याद किया। और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। पार्टी के लिए भी एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं पार्टी वहां पर पहुंची है। मैं मानता हूं कि वो जहां कहीं भी होंगे, उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा होगा। और इसी से जुड़ा है हमारा आज के आवाज अड्डा का टॉपिक। क्या अब बिहार की गाड़ी तेज विकास के पटरी पर दौड़ेगी? आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। नीतीश 10वीं बार कैसे दौड़ेगा बिहार? हमारे साथ होंगे खास मेहमान, बिहार पूर्व मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन KPAS केसरी, एंजल इन्वेस्टर अरविंद झा, आर्थिक पत्रकार सुशील सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी ने बढ़त के साथ क्लोजिंग लिए, तो वहीं निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसल गया। कैसे रहा आज के बाजार का कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। कंचन, बताइए कैसे रहा बाजार का हाल?
तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, शानदार सेशन, शानदार ट्रेडिंग सेशन आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। डेफिनेटली केवल 50 पॉइंट्स निफ्टी दूर था अपने जो 52 हफ्ते का हाई है उसको टच करने से। आखिरी के कुछ मिनटों में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिली है, लेकिन शानदार मूव्स हमें आज के सत्र में देखने को मिले हैं। निफ्टी करीब 26,190 के पास जाके क्लोज हुआ है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, साथ साथ मिड कैप में भी अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है, हालांकि अपने हाई लेवल से थोड़ा सा ये करेक्ट हुआ था। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो डिफेंस सेक्टर, साथ ही साथ इस टाइम पे अगर बात करी जाए आईटी पैक की, तो यहाँ पे अच्छा खासा रुझान जो है आज के कारोबारी दिन में दिखाई दिया है। बैंकिंग सेक्टर्स में अच्छा खासा रुझान बना हुआ था। मिड कैप इंडेक्स भी, ब्रॉडर मार्केट भी इस टाइम पे आउटशाइन करते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां से एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी में आयशा मोटर शानदार मूव, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एशियन पेंट, साथ ही साथ एचसीएल टेक, टाइटन और हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एफएमसीजी पैक में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। ब्रॉडर मार्केट की बात कर ली जाए कि वहां से किनको सपोर्ट मिला है, एमएनएम फाइनेंशियल, कमिंस, एसआरएफ और साथ में टाटा कम्युनिकेशन में शानदार इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो वोडाफोन आइडिया यहां पे करीब 5% का हमें दबाव जो है वो देखने को मिला। बायोकॉन नंबर्स के ब्रोकरेज के व्यू के बाद यहां पे गिरावट देखने को मिली है। डिलीवरी 2.5% कमजोर और साथ में ऑरबिंदो फार्मा भी करीब 2.25% की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा ट्रेडिंग सेशन था आज का। ऐसा लग रहा था कि बस निफ्टी अपने हाई को छूने ही वाला, लेकिन कुछ अंकों की दूरी थी जिसको वो पार नहीं कर पाए, बट ओवरऑल मार्केट अच्छा रहा। साथ ही बाजार नई हाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन बाजार की तेजी को एफआईआईएस से खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एफआईआईएस ने इस महीने अब तक 12,360 करोड़ की बिकवाली की है। बाजार और सेक्टर्स पर एफआईआईएस के रुख की डिटेल्स बता रही है कंचन नौटियाल। अगर हम फर्स्ट हाफ देखें नवंबर में, यानी कि 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर का डेटा देखें, तो यहाँ पे जो एफआईआईएस हैं थोड़े रूठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बिकवाली का ट्रेंड है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इन्होंने कल तक का अगर डेटा देखा जाए तो टोटल 12,360 करोड़ की जो है वो सेलिंग की है। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है वो मैं चार्ट्स आपके सामने लेके आऊंगी, लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है पहले मैं वो बता देती हूँ। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ऐसा है जो इस टाइम पे एफआईआईएस को काफी ज्यादा पसंद आया है और यहाँ पे जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। इनफैक्ट अगर कैपिटल गुड्स की बात करी जाए, कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए और केमिकल की बात करी जाए, तो यहाँ पे भी जो एक रिकवरी है एज कंपेयर टू अक्टूबर के सेकेंड हाफ से, तो रिकवरी की जो है वो देखी गई है। इनफैक्ट अगर बात करें ऑयल एंड गैस और फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो यहाँ पे एक फ्लिप साइड देखने को मिली। यहाँ पे एक मेजर डिक्लाइन आया है। मैं डायरेक्टली ट्रेंड आपके सामने लेके आती हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेंड की बात करी जाए तो टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, अक्टूबर के सेकेंड हाफ में 235 करोड़ की खरीदारी थी, लेकिन ये बढ़ के हो गई है करीबन 1060 करोड़ की। वहीं कैपिटल गुड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, आपको स्क्रीन पे देखिए, पॉजिटिव साइड में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। कंस्ट्रक्शन में जो बिकवाली 135 करोड़ की थी सेकेंड हाफ में अक्टूबर के, वो अब कम होती हुई नजर आई है, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ट्रेंड में रखा है। और यही कुछ आपको जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। ऑटोमोबाइल में भी जो बिकवाली है कम हुई है, केमिकल्स में बिकवाली कम हुई है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी जो बिकवाली है वो हमें कम होती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं कि जो ट्रेंड नेगेटिव है वो कौन से सेक्टर्स में जाता हुआ दिखाई दिया है। ऑयल एंड गैस में आप देखिए अक्टूबर के सेकेंड हाफ में अच्छा खासा एफआईआईएस का रुझान था। 907 करोड़ की खरीदारी की गई थी, लेकिन खरीदारी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी और यही कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल सर्विस में तो देखिए 560 करोड़ की खरीदारी थी, वो डायरेक्टली अब बिकवाली में आ गए 230 करोड़ की। इसी तरीके से ये बाकी के सेक्टर्स भी हैं जहां पे जो रुझान है वो हमें नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। आईटी यहाँ पे सबसे बड़ा लगाड़ बना हुआ है। हेल्थ केयर, एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज में भी यहाँ पे जो बिकवाली का ट्रेंड है वो बना हुआ। तो डेफिनेटली 15 तारीख तक तो बिकवाली हमने देखी है, लेकिन कल के नंबर से थोड़ा सा लगा है कि वापस से एफआईआईएस की वापसी हो रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच कभी भी ट्रेड डील होने की संभावना है। ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर को ट्रेड डील होने के बाद फायदा होने की उम्मीद है। क्या इंडस्ट्री ने इसके लिए तैयारी कर ली है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। गुजरात की कपड़ा मिल में अभी उत्साह का माहौल है। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद सबसे ज्यादा असर इसी सेक्टर को हुआ था। हालांकि इस दौरान यूरोप, फार ईस्ट
साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भारत ने कपड़ा निर्यात बढ़ाया, जिससे अमेरिका का एक्सपोर्ट बराबर हो जाए। लेकिन अब अमेरिका के साथ फिर से टैरिफ में सुधार होने पर भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट काफी बढ़ने की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि ये टैरिफ के बाद में देयर इज एनी स्टॉपिंग। मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विल एक्सपैंड। इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री इन द टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सिनेरियो अपने लिए बनता है एक एक्सपेंशन करने का। मेरे ख्याल से 30% का इम्पैक्ट आ सकता है कि 30% रेट बढ़ जाएगा। अमेरिका में भारत से पूरे टेक्सटाइल सेक्टर का सालाना $12 बिलियन का निर्यात होता है। अभी तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर अमेरिका ने सिर्फ 15 से 19% टैरिफ लगाया है। भारत के साथ नए सिरे से डील साइन होने पर भारत में कपड़ा क्षेत्र में नया 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इंडस्ट्री ने सभी देशों को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट आती है और वापस से एक्सपोर्ट्स के मार्केट खुलते हैं तो ऑब्वियसली यूएस में जिस तरह का अभी नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, जो भी नई चीजें आ रही है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट और दूसरे मार्केट्स के बेसिस पे भी यूएस अपना नया ट्रेंड लेके आएगा, तो कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स को भी वो ट्रेंड को फॉलो करने के लिए अपने एंड पे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर भारत पर अमेरिका फिर से 25% टैरिफ लागू करता है तब भी हमारा कपड़ा निर्यात अमेरिका में बढ़ेगा, और अगर टैरिफ 20% के नीचे जाता है तो दूसरे देशों के ऑर्डर भी हमें मिल सकते हैं। अब इंडस्ट्री को सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने का इंतजार है। अमेरिका के साथ टैरिफ साइन हो जाने के बाद न केवल यूएस में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया में टेक्सटाइल की प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया का दर्जा देने की तैयारी भी इंडस्ट्री ने कर ली है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार खबरें उस पार और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। भारत में तो लग्जरी प्रॉपर्टी की जोरदार डिमांड है ही, लेकिन घर खरीदार भारत के बाहर भी तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई, जहां पर प्रॉपर्टी खरीदने में भारतीय पहले नंबर पर है। खरीदारों को लुभाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है दमाक आइलैंड 2, जिसे दुबई में जोर शोर से लॉन्च किया गया है। लॉन्च को और भी ज्यादा खास बना दिया है बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी ने। भारत में लग्जरी प्रॉपर्टी की अच्छी खासी डिमांड को देखकर अब दुबई की रियल एस्टेट कंपनियां भी भारतीय ग्राहकों को लुभाने की तैयारी में हैं, और इसीलिए दुबई में लॉन्च हुए दमाक आइलैंड 2 प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। दुबई के कोका कोला अरीना में एक भव्य समारोह में दमाक प्रॉपर्टीज ने लॉन्च किया अपना नया प्रोजेक्ट दमाक आइलैंड 2। लॉन्च पर मौजूद रहे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर और आलिया। ट्रॉपिकल आइलैंड थीम से इंस्पायर्ड ये कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट क्रिस्टल लगून्स, फ्लोटिंग डेक्स, ओपन एयर स्पा और लश लैंडस्केप से भरपूर होगा। इस प्रोजेक्ट में 203 स्क्वायर मीटर के 4 बेडरूम टाउन हाउस से लेकर 583 स्क्वायर मीटर के 6 बेडरूम विला तक का ऑप्शन मौजूद है। कीमत शुरू होती है 27 लाख दिरहम यानी करीब 6.5 करोड़ रुपए से। We have 4 bedrooms starting at 2.75 million dirhams, and so that's a very sweet kind of ticket price for townhouses today in the market. पिछले साल ही कंपनी ने दमाक आइलैंड 1 लॉन्च किया था, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही 10 अरब दिरहम की बिक्री हो गई थी, जिसके चलते दमाक प्रॉपर्टीज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। साथ ही भारत जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिहाज से कंपनियों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इसी क्रम में दुबई की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी दमाक ने भी आज दिल्ली एनसीआर में अपना ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया। कंपनी के मुताबिक दिसंबर 2026 तक 350 से 450 कर्मचारियों की हायरिंग करने का प्लान है। कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट इंडिया शिरीन सहगल ने कहा कि दमाक शेयर सर्विसेज के जरिए ग्लोबल क्लाइंट्स को सेवाएं दी जाएगी। जो हमारे डमैक के लीडर्स हैं, जो 25 साल 30 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात की गई और उन्होंने कहा कि ऑपरेशंस अब एक ऐसी मैच्योरिटी पे आ चुका है कि अब उस ऑपरेशंस को एक अच्छी जगह पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ टैलेंट के साथ काम करना चाहिए। इसलिए इंडिया को एक्सप्लोर किया गया। टैलेंट को वहां से दुबई लेके आना, 40% लोग हमारी कंपनी में इंडियंस हैं
उनको वहां से दुबई लेके आने से अच्छा है हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाएं, इसलिए ये विजन बनाया गया। अभी ये 350 लोगों का हेड काउंट हमने सोचा है, जो कि 2026 दिसंबर तक होगा, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रियल एस्टेट और इनेबलिंग एरियाज जैसे ऑडिट, इन सब का भी स्कोप यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अब बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ई वेस्ट से बनी चीजों लोगों का ध्यान खींच रही है, जैसे ई वेस्ट से बनाई गई आकर्षण केंद्र। बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। मैम, ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि लैपटॉप हो या फिर टैब हो, इसको आप लोगों ने रिसाइकिल किया है, कुछ प्रोडक्ट्स भी आप दिखा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कितना बड़ा खतरा है ई वेस्ट का? ई वेस्ट में सर देखा जाए बहुत ज्यादा क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, प्रीशियस मेटल्स भी होते हैं और उसमें हैजार्डस एलिमेंट्स भी होते हैं, लीड होता है। तो वो अगर सॉइल के साथ या वाटर के साथ अगर चला जाता है तो वो सॉइल अपना अर्थ को भी हैम्पर करता है और वो हमारे एनवायरमेंट को भी हैम्पर करता है। तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको अर्बन माइनिंग भी कहा जाता है, सो दैट इंस्टेड ऑफ डिगिंग द माइन हम इसको इधर से ही रिसाइकल करके उससे हम रीयूज कर सकते हैं, फिर से पीसीबीज या कोई भी रीयूज की कुछ चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम मोबाइल स्टैंड 150 रुपए का है ये, और ये की चेन है। ये कैसे बनाया मैम? ये हैंडमेड है, शीट को कट करके हैंडमेड उसको पॉलिशिंग किया है, उसको एनाडाइजिंग भी किया है, सो दैट इसका केमिकल नॉन केमिकल रिएक्शन चला जाए इसका, और उसके साथ ही ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है। ये ई वेस्ट से बनाया हुआ है, ये लेडी है, ये पूरा अगर इसको हम रिसाइकल करते हैं तो इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द बेबी वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर, विच इज मेड विथ कलर्स विच आर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड पैलेडियम। ये कॉपर वायर्स है, यस। सो ये हमें मिलेगा और हम ये रीयूज कर सकते हैं, किसी भी जो उसकी प्योरिटी भी होती है दैट इज ऑल्सो नॉट वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग। सो वो हम कहीं पे भी जहाँ पे भी एप्लीकेबल है हम उसको इकोनॉमी का पार्ट बना के सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बनाते हैं। एक हम देख रहे हैं यहाँ ई वेस्ट मॉडल एलिफेंट भी यहाँ पे है। यस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाउ बिग दिस प्रॉब्लम इज, एंड डे बाय डे एज वी आर ग्रोइंग द प्रॉब्लम इज ऑल्सो गोइंग इफ वी आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन इट। ई वेस्ट की जो समस्या है वो काफी बड़ी है। ई वेस्ट खतरनाक भी हो सकता है, उसमें कई सारे प्रेशियस मेटल भी हो सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के इस पेविलियन में देखने को हमें मिल रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। 14 नवंबर को बिहार में वोटों की गिनती के दौरान लोगों ने CNN न्यूज 18 पर भरोसा जताया। पार्क इंडिया के डेटा के मुताबिक 14 नवंबर सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लोगों ने CNN न्यूज 18 को देखना पसंद किया। इस दौरान CNN न्यूज 18 ने अपने नजदीकी कॉम्पिटिटर टाइम्स नाउ को काफी पीछे छोड़ दिया है। CNN न्यूज 18 टाइम्स नाउ से 250% आगे रहा है। दर्शकों के इस बेशुमार प्यार और भरोसे के लिए तहे दिल से शुक्रिया।